हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे आरडीए 2020 रिवाइज्ड के बारे में। यानी कि हमारा जो आरडीए रिवाइज्ड हुआ है 2020 में 2010 के बाद में, ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में हमने बात की थी एनर्जी के बारे में, और ये बात की थी कि 2010 की कमेटी और 2020 की कमेटी में क्या डिफरेंस है। ये एक शॉर्ट रिपोर्ट है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लें, इससे आपको आइडिया अच्छे से समझ में आएगा। रेफरेंस बॉडी वेट की भी हम बात कर चुके हैं, जो कि हमारी शॉर्ट रिपोर्ट में सबसे फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने दिया हुआ है। आरडीए का जो इम्पोर्टेंस है वो ना केवल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, बल्कि जो डाइट प्लान्स बनाते हैं, जो न्यूट्रिशन की फील्ड में वर्क करते हैं, जो फूड्स की फील्ड में वर्क करते हैं, या फिर जो बच्चे जो मास्टर्स कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं न्यूट्रिशन साइंस से, या फिर नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए भी काफी हेल्पफुल है। और मैं तो कहूंगी कि ये जो टॉपिक है वो डेली जो मतलब नॉर्मल है, जिनको न्यूट्रिशन साइंस से या फिर डाइटिशियंस नहीं है या जो इस फील्ड से नहीं है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट उतना ही है, क्योंकि हमें ये हम सभी से रिलेटेड है। और हमें कितनी डाइट लेनी है, किस तरीके से लेनी है, और क्यों हमारा यही रिकमेंडेशन है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें आरडीए पता होना चाहिए, सो दैट हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि हम इस पर्टिकुलर डाइटिशियन से अपना डाइट चार्ट बनवाएंगे। हम इट इज नॉट एज टफ। हम इन चीजों को देखकर जो निन के थ्रू और जो आईसीएमआर के थ्रू जो रिपोर्ट्स जाती हैं, उनके थ्रू उनको चेक कर कर अपना डाइट प्लान खुद डेवलप कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में लाइक टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ और आपका जीआईसी में जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके से आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हैं इसमें, इन सब चीजों के बारे में हम आज बात कर लेते हैं। तो पिछली कमेटी यानी कि हम लोगों ने देखी, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी लैक्टेटिंग मदर्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में, कि उनकी जो एनर्जी की नीड है उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए थे। उनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट का डाटा था वो आईसीएमआर 2010 के अकॉर्डिंग ही रखा गया था, और हमने 60 इयर्स वाली एज ग्रुप को भी वहां डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है रिपोर्ट में वो है नवजातों और बच्चों को बारे में। तो उसमें हमारी कमेटी ने, पिछली कमेटी के द्वारा जो दिया गया 2004 में बनाए गए प्रश्नों को ही प्रयुक्त किया गया। मतलब अभी जो कमेटी है उसने उन्हीं क्वेश्चंस को बेस रखा गया, बेस माना, जो कि प्रीवियस कमेटी ने हमारी ने रखे थे कि नवजात व बच्चों के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, किस बेस पर हमें न्यूट्रिएंट्स फॉलो करने चाहिए। ये डाटा उन्होंने FAO, WHO, UNU इनके थ्रू लिया है। आपको जितने भी शॉर्ट फॉर्म्स यहाँ मिलेंगे उनके आपको फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। इससे दो चीजें होंगी, एक मुझे पता चलेगा कि आप सच में लर्न कर रहे हैं या नहीं, और दूसरा ये होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आपने जो शॉर्ट फॉर्म्स है उनके फुल फॉर्म, जैसे FAO है, WHO, UNU के फुल फॉर्म्स मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताने हैं। हाँ, तो ये जो डाटा है वो FAO, WHO, UNU से लिया गया, जिसमें बॉडी वेट रिपोर्ट्स को भी प्रयोग किया गया। मतलब इन्होंने बॉडी वेट रिपोर्ट्स को भी देखा। 2004 में जो रूल्स बनाए गए थे कमेटी द्वारा उनको भी फॉलो किया गया, जबकि इन रिपोर्ट्स में इंडियन डाटा ही नहीं था। मतलब इनने जो भी रिपोर्ट्स देखी, FAO वाली, WHO वाली, UNU वाली, उसमें इंडियन जो पीपल है, इंडियन जो जनसंख्या है भारत की, लोगों का कोई भी डाटा इसमें कलेक्ट नहीं किया गया था। तब भी हमारी जो अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स चल रही थी, जो भी रिकमेंडेशन चल रहे थे, वो इन्हीं के बेसिस पर चल रहे थे। हालांकि वर्तमान कमेटी ने WHO का जो डाटा है वहां से हाइट वेट के लिए उपयोग किया, जिसमें चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। जो WHO की रिपोर्ट्स हैं उसमें चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। इसमें से जो करंट की जो हमारी कमेटी है, भी हमारी वर्तमान की जो कमेटी है, उसने हाइट और वेट वाले डाटा को पिकअप किया है। इन मानकों के प्रयोग द्वारा इन्फेंट एंड चिल्ड्रन
के रिक्वायरमेंट में माइनर सा डिफरेंस आया है। यानी कि उन्होंने जो ये चेंजेस किए हैं, उन्होंने जो FAO WHO इनकी रिपोर्ट्स को देखा, वहां से उनके हाइट और वेट को लिया, और जो भी उन्होंने अपने रूल्स और जो फॉलो किए उन दोनों को फॉलो करते हुए बहुत माइनर सा उसमें डिफरेंस आया है इन्फेंट और चाइल्ड के रिकमेंडेशन में, जो है 1 to 2 किलो कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट पर डे का डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है। आपको ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप अगर मुझसे आगे की वीडियो में पूछेंगे, आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे पूछेंगे कि मैम इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो आप खुद से अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन में आ सकता है कि नवजात से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके रिकमेंडेशन में कितना डिफरेंस आया है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि लैक्टेटिंग मदर के लिए कितना मतलब डिफरेंस था, तो उसमें ऑप्शन में आ सकता है कि जैसे 10 to 15 किलो कैलोरीज पर डे पर ग्राम ऐसे करके, या फिर नो चेंज ऐसे। तो उसमें आपको ये याद रखनी है, सारे ही पॉइंट्स को फोकस करते हुए, ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आपके घर में कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर लैक्टेटिंग मदर, आप उसको फोकस कर लीजिए और फिर सोचिए अच्छा इनके लिए कुछ भी चेंजेस नहीं है। कोई 60 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति है तो उसके लिए सोचिए कि अच्छा इनके लिए ये प्रोटीन ये चीजें चेंज की गई हैं। ये इन्फेंट है, कोई भी जानकारी में इस तरीके से जब हम रिलेट करते हैं चीजों को तो हमें जल्दी समझ में आती हैं और उनका रिटेंशन भी लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो बस चीजों को अपने रेगुलर लाइफ से जब आप रिलेट करेंगे तो चीजें याद रहेंगी और पता रहेगा कि क्या चेंजेस हुए। अच्छा ये चेंजेस हुए हैं तो यही क्वेश्चन में आ सकता है, कुछ अलग से क्वेश्चन में नहीं आएगा। पिछली रिपोर्ट में ये अंतर देखने को नहीं मिला था, जो ये जो डिफरेंस है ये प्रीवियस रिपोर्ट में नहीं था, उसमें सिमिलैरिटी थी नवजात और जो हमारे बाल्यावस्था के बच्चे थे उन दोनों के ही डाइट में। दोनों कमेटी ने मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी में बच्चों को समायोजित रहने की सलाह दी है। मतलब हमारी प्रीवियस कमेटी ने भी और हमारी करंट की कमेटी ने भी, दोनों ने ही कहा है कि बच्चों को मॉडरेटली फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, जिससे उनका ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो सके। 13 से 17 वर्ष की आयु के लिए ICMR ने 2010 के द्वारा सुझाव को ही वर्तमान में माना है। यानी कि ICMR 2010 के कौन कौन से सुझाव को माना है? एक तो 13 से 17 वर्ष की आयु के लिए, एक लैक्टेटिंग मदर के लिए, एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, इन लोगों के लिए कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, बल्कि 60 वर्ष वालों के लिए उनका BMR घटा दिया गया था। और जो हमारे मेल और फीमेल थे एवरेज, उनका 10% मेल में बढ़ाया गया था, 9% फीमेल में रिडक्शन किया गया था, बढ़ाया नहीं गया था बल्कि रिडक्शन किया गया था, जो कि पहले 5% था। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको सारी चीजें याद होंगी। तो अपने नोट्स बनाइए, मैं इसीलिए किसी को PDF प्रोवाइड नहीं करती कि इससे क्या होगा आप प्रिंट निकलवा लेंगे और अपने नोट्स नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ेंगे तो आप अपने नोट्स नहीं बनाएंगे। तो नोट्स आप 10 जगह से इकट्ठा कीजिए पर उन सबको मिलाकर अपने खुद के एक नोट्स बनाइए। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, जो है हमारा प्रोटीन। अभी तक हमारी एनर्जी कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारी शॉर्ट रिपोर्ट है उसमें एनर्जी के जो पॉइंट्स थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब है प्रोटीन की बात। तो वर्तमान कमेटी ने, हमारी जो एट प्रेजेंट जो कमेटी है, उसने भारतीयों की प्रोटीन आवश्यकता को बताने या कहे हम जांचने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया। विभिन्न आयु वर्ग के लिए किया, जो कि निम्न तरीके से उन्होंने यूज किए। एक तो डिफरेंट एजेस के लिए किया है उन्होंने, और डिफरेंट मेथड्स को यूज किया। पहला है WHO ने 2007 के अनुसार मध्यस्थ नाइट्रोजन हानि 48 मिलीग्राम पर किलोग्राम का प्रयोग मीन जांचने व भारतीयों की प्रोटीन आवश्यकता को जांचने के लिए किया। उन्होंने ये देखा कि हमारी जो नाइट्रोजन कंजप्शन है या फिर नाइट्रोजन वेस्ट जो है वो कितना होता है, उसका जो भी हमारे जो डाटा होते हैं उनको मीन मीडियन मोड के थ्रू ही कन्वर्ट करके उनको चेक किया जाता है, और तब जाके ये रिजल्ट्स निकाले जाते हैं कि हमारा जो मतलब बेस्ट क्या रहेगा। तो उनका जो मीन जांचने के लिए, भारतीयों की प्रोटीन आवश्यकता जांचने के लिए उन्होंने मध्यस्थ नाइट्रोजन हानि को यूज किया, जो कि WHO 2007 से उन्होंने ली थी, और ये हमारी 48 मिलीग्राम पर केजी थी। फिर उसके बाद है हमारा बताई गई आवश्यकता का स्रोत। उन्होंने हाई क्वालिटी
प्रोटीन को बताया। मतलब उन्होंने जो भी प्रोटीन के जो टेस्ट किए, जो भी उन्होंने जिन प्रोटीन्स को कंसीडर किया, वो हाई प्रोटीन सोर्सेज थे। उन्होंने लो प्रोटीन सोर्सेज को यूज नहीं किया। हाई प्रोटीन जैसे कि आपकी सोयाबीन हो गया, आपकी दालें हो गई, या फिर आपके नॉन वेज हो गए, ये सारे आपके हाई प्रोटीन सोर्सेज होते हैं, उनको यूज किया। वर्तमान कमेटी ने प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्शंस यानी कि PDCAAS को हटाकर स्वच्छ एवं सुरक्षित ग्रहण प्रक्रिया को प्रमोट किया है। मतलब उन्होंने इस चीज को फोकस ही नहीं किया, इस चीज को अपने ध्यान नजर में ही नहीं लिया कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्शंस कुछ हो सकते हैं, या फिर मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लोगों को। तो उन्होंने हाई प्रोटीन की बात की है, हाई प्रोटीन को उन्होंने यूज किया है, और उसी को और सेफ, हेल्दी एंड क्लीन इनटेक पर उन्होंने प्रमोशन किया है, या फिर उस पर फोकस किया है। सेडेंट्री और मॉडरेट जो एक्टिव मेल और फीमेल हैं, गर्भवती महिला को प्रोटीन की ऊर्जा के अनुसार परिवर्तन किया गया है। सेडेंट्री और मॉडरेटली एक्टिव मेल फीमेल प्रेग्नेंट वुमेन की प्रोटीन आवश्यकता को ऊर्जा के अनुसार परिवर्तित किया है। मतलब जो हमारी उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर उन्होंने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को चेंज किया है, क्योंकि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो भी वो जैसे ही चेंज होती है, हमारी प्रोटीन की जैसे एनर्जी की आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है, वैसे ही प्रोटीन की चेंज हो जाती है। प्रत्येक भोज्य पदार्थ की पोषण मूल्य की जानकारी IFCT 2017 द्वारा पब्लिश्ड फूड कॉम्पोजिशन टेबल्स द्वारा ली गई है। मतलब उन्होंने जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज ली हैं, जैसे कि जब उन्होंने टेस्ट किए होंगे, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स बनाने के लिए सर्टेन रिसर्चेज की होंगी, तो उसमें उन्होंने जो भी फॉलो की है, जो टेबल न्यूट्रिएंट्स की, कि इस पर्टिकुलर फूड में इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो टेबल उन्होंने IFCT 2017 ने जो पब्लिश की थी फूड कॉम्पोजिशन टेबल, उसको उन्होंने फोकस किया है, उसको यूज किया है अपने रिपोर्ट्स को बनाने के लिए, आपकी पोषण मूल्य यानी कि आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज को टेस्ट करने के लिए। जब हम डाइट प्लान्स बनाते हैं, अगर आपने बनाए होंगे, तो हम न्यूट्रिटिव वैल्यूज को देखकर ही तो बनाते हैं, कि हम जैसे हमने अर्ली मॉर्निंग में आपने किसी को टी दी है, या फिर आपने किसी को बार्ले टी दी है, तो उसमें बार्ले में कितने आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, या फिर अगर नॉर्मल टी दे रहे हैं मिल्क वाली, तो उसमें मिल्क में आपका शुगर, आपकी इन सारी चीजों में कितने कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारी चीजें जब हम टाइट और कंप्लीट ब्रॉड डाइट प्लान बनाते हैं, तब हमें ये चीजें पता चलती हैं। तो वो सारी चीजें इन्होंने फूड कंपोजिशन टेबल के थ्रू ली हैं, जो कि IFCT ने 2017 में पब्लिश किया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। The cereal legume milk composition of the diet has been improved to 3:1:2.5 as compared to the earlier 11:1:3 ICMR 2010 to meet डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। जो सीरियल लेग्यूम मिल्क का जो कॉम्पोजिशन है, मतलब हमें वो कितनी मात्रा में लेना है अपनी डाइट में, उसको आज की जो रिपोर्ट है उसमें इम्प्रूव किया गया है। वो किया गया है 3:1:2.5 कर दिया गया है, जबकि पहले क्या था, पहले था हमारा 11:1:3, जो कि ICMR 2010 की रिपोर्ट में, पिछली वाली रिपोर्ट में, यानी कि हमारा ये रेशियो था जो कि हम इस मात्रा में कंज्यूम कर सकते थे। बल्कि आज की जो हमारी रिपोर्ट है उसमें उसे चेंज करके इस फॉर्म में, यानी कि अगर हम बात करें तो काफी डिफरेंस इन्होंने क्रिएट किया है। एट प्रेजेंट हमारी कमेटी ने 3:1:2.5 इसको कर दिया है सीरियल, लेग्यूम और मिल्क के कंजप्शन को, जिससे कि डेली प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है हमारा फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में। FAO और WHO द्वारा सुझाई गई वसा आवश्यकता निम्न कारणवश ध्यान में ली गई। मतलब उन्होंने क्यों इनको फोकस किया, सो दैट क्योंकि जो टोटल फैट, इंडिविजुअल फैटी एसिड्स एंड हेल्थ प्रोमोटिंग नॉन ग्लिसराइड जो कंपोनेंट्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सोर्सेज ऑफ डाइटरी फैट्स इन इंडिया, ये देखा जा सके कि क्या सोर्सेज हैं इंडिया में डाइटरी फैट्स के। अवेलेबिलिटी ऑफ फैट्स, क्या कौन कौन से फैट्स अवेलेबल हैं, क्या सभी लोगों को पर्टिकुलर फैट्स मिल सकते हैं। एनर्जी रिक्वायरमेंट सेट ऑन द बेसिस ऑफ एज, साइकोलॉजिकल
साइकोलॉजिकल स्टेटस एंड फिजिकल एक्टिविटी। जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपकी एज के बेस पर, आपके मेंटल, आपके साइकोलॉजिकल स्टेटस पर और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बेस पर एनर्जी रिक्वायरमेंट को भी पूरा किया जा सके। जो आवश्यकताएं बताई हैं, मीन्स ये वाली जो आवश्यकताएं बताई हैं वे नवजात की वृद्धि, विकास, मातृ स्वास्थ्य व क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी से लड़ने और डाइट रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी कि DRNCD जो कि एडल्ट्स में होता है, इनके लिए बताई गई हैं। आपका जो क्रोनिक एनर्जी डेफिशिएंसी है ये इन्फेंट्स में और आपके चाइल्डहुड में होती हैं, जबकि जो आपकी DRNCD है ये आपके एडल्ट्स में होती है। तो आपको ये याद रखना है। ये सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो उनके इन सभी लोगों के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, मैटरनल हेल्थ के लिए, इन चीज़ों के लिए ये बताई गई हैं कि हमें इन सभी चीज़ों के लिए ये पॉइंट्स को फोकस करना है। फिर इन्होंने बताया कि हमारे एडल्ट मैन और एडल्ट वुमेन को वो डिफरेंट अगर वर्किंग है, जैसे कि सेडेंटरीली एक्टिव हैं या फिर मॉडरेट एक्टिव है या फिर हैवी वर्कर है, तो उनके लिए कितनी कितनी आपको फैट्स की आवश्यकता होती है। तो आपके विजुअल फैट्स जो हैं वो उन्होंने बताए हैं 25 ग्राम पर डे फॉर अ एडल्ट मैन, 30 ग्राम per day for adult man who is moderately active, and 40 grams per day for adult man who is heavy active. और जो एडल्ट वुमेन है हु इज सेडेंटरी एक्टिव, उसके लिए 20 ग्राम्स पर डे फैट्स चाहिए, 25 ग्राम पर डे मॉडरेटली एक्टिव एडल्ट वुमेन के लिए चाहिए, हैवी एक्टिव वुमेन के लिए 30 ग्राम्स पर डे फैट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट होती है। डाइटरी फाइबर की अगर हम बात करें तो पहले जो कमेटी थी, पिछली बार की जो कमेटी थी, उसके द्वारा डाइटरी फाइबर्स के लिए कोई सुझाव नहीं दिए गए थे। ये सुझाव ऊर्जा ग्रहण की मात्रा पर निर्भर करते हैं, मतलब आपने कितनी एनर्जी इनटेक की है। 30 ग्राम्स पर 2000 कैलोरीज हैज बीन कंसिडर्ड एज द सॉफ्ट इनटेक या सेफ इनटेक, सॉरी। तो आप 30 ग्राम्स पर अगर आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट 2000 किलो कैलोरीज है पर डे की, तो आप 30 ग्राम फाइबर्स ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं। ये सेफ इनटेक होता है। अभी की जो हमारी जो कमेटी है उन्होंने ये सुझाव दिया है। जो पिछली कमेटी थी उन्होंने इस चीज को कंसीडर नहीं किया था। फिर हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जिसे हम शॉर्ट में CHO लिखते हैं, CHO यानी कार्बोहाइड्रेट स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। यह क्रोनिक डिसऑर्डर्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को मेंटेन करता है। सर्वप्रथम इसका सुझाव वर्तमान कमेटी द्वारा ही दिया गया है, यानी कि प्रीवियस कमेटी ने भी कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई सजेशंस नहीं दिए थे। कम से कम 10 से लेकर 100 से 130 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पर डे एक वर्ष के बच्चे को हम के लिए बताई हैं उन्होंने, उनको इतना दे सकते हैं। यह मेंटल डेवलपमेंट यानी कि आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, उसके काम के लिए इतना एनर्जी, इतनी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कम से कम इतनी मात्रा उनको अवेलेबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिनरल्स के बारे में कि हमारी जो वर्तमान कमेटी है उसने किस मिनरल्स में कौन कौन से आपके मिनरल्स को ऐड किया है और उनके बारे में क्या क्या कौन कितनी अमाउंट बताया है। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।